देखिए सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है? अ रीजन इन विच every closed curve can be shrunk to a point without passing out the region. देखिए समझिए कैसे, यहाँ पे मैंने एक फिगर बना रखा है और इसको सिंपली कनेक्टेड रीजन कहा गया है। अब देखिए क्या कह रहा है डेफिनेशन में कि अगर कोई रीजन, ये रीजन जैसे सी बाउंड्री से घिरा हुआ एक हमारा रीजन है आर। अब ये रीजन आर सिंपली कनेक्टेड कब होगा? दैट एवरी क्लोज्ड कर्व इन द रीजन, इस रीजन के अंदर अगर हम कोई भी क्लोज्ड कर्व सपोज दैट ले लेते हैं, कैन बी श्रंक, उसको सिकुड़ के मतलब बिल्कुल छोटा किया जा सकता है टू अ पॉइंट, एक पॉइंट तक हम ला सकते हैं इसको छोटा करके और श्रंक करके हम एक पॉइंट तक में चेंज करें, बट कंडीशन क्या है? विदाउट पासिंग आउट द रीजन आर। यानी कि इस प्रोसेस में जब ये श्रिंक कर रहा है तो कभी भी ये जो कर्व है, सपोज दैट ये कर्व हमारा गामा है, तो एक हमारा रीजन आर था जिसके अंदर हमने एक गामा कर्व ले लिया। अब इस गामा कर्व को अगर हम श्रिंक करें और श्रिंक करके एक पॉइंट तक लाएं, तो इस प्रोसेस में अगर कभी भी ये गामा कर्व रीजन आर के बाहर नहीं जा रहा, उसी के अंदर रह रहा है हमेशा, तो ये जो हमारा कर्व रीजन आर होगा, आर रीजन को तो सिंपली कनेक्टेड कहेंगे। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे एवरी क्लोज्ड कर्व के लिए है, यानी कि अब इस रीजन आर के अंदर हम कोई भी क्लोज कर्व लें, वो हमेशा ये कंडीशन कि उसको जब हम श्रंक करें तो रीजन से बाहर गैप अगर वो एक पॉइंट पे श्रंक कर जाए, अगर ये कंडीशन हमेशा आर में होल्ड करती है, तब इस रीजन आर को हम लोग कहते हैं सिंपली कनेक्टेड। चलिए एक हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं मल्टीपली कनेक्टेड का। सपोज दैट वी हैव अ रीजन, टू बाउंड्रीज C1 एंड C2। अब दो बाउंड्री से घिरा हुआ एक हमारे पास में रीजन है, देखिए, और ये रीजन R जो है इसको हमें देखना है, चेक करना है कि ये सिंपली कनेक्टेड है या मल्टीपली कनेक्टेड है। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एक कर्व हमने क्लोज कर लिया, कैसा? अल्फा नाम का। अब मैं इसे श्रंक करने जा रही हूँ, तो श्रंक कर रही हूँ, छोटा करती जा रही हूँ, श्रिंक होते होते ये क्या हुआ, एक पॉइंट तक आ गया, और इस पॉइंट तक आने में ये कभी भी आर के बाहर, देखिए छोटा हो रहा है तो कहाँ बाहर जाएगा, आर के बाहर जा नहीं रहा। चलो ये तक तो ठीक है, सिंपली सेम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका कंट्राडिक्शन देखिए क्या कहीं हो रहा है। ठीक है, हमने एक दूसरा कर्व ले लिया बीटा, ये देखिए ये बीटा कर्व है। अब हम इसको श्रिंक करना शुरू करेंगे, छोटा करना शुरू करेंगे। अब जब हम इसे श्रिंक करते हैं तो एक कंडीशन तक ये आता है कि जब ये C2 कर्व की बाउंड्री तक आ जाएगा तब तक तो ये श्रिंक कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये C2 के बाद श्रिंक करेगा उस टाइम ये रीजन R के बाहर चला जाएगा कि नहीं? देखिए, क्योंकि रीजन R C2 और C1 कर्व के बीच का रीजन है, और जैसे ही ये बीटा कर्व जो है आपका ये श्रिंक करने लगा C2 की बाउंड्री के बाद, तो ये कंडीशन को विदाउट पासिंग आउट द रीजन R इस कंडीशन को डिनाई कर देगा। यानी कि हम इस बीटा जो हमारा कर्व है इसको क्लोज्ड कर्व, इसको इस रीजन R में एक पॉइंट तक श्रंक नहीं कर सकते हैं कि ये R के बाहर ना जाए। हमें फाइनली R के अंदर इसका एक कैसा मिलता है, होल मिलता है, एक पॉइंट नहीं मिलता है इसको श्रिंक करने पे। तो ये चूंकि एक कर्व हमें ऐसा मिल गया बीटा जो कि कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वी कैन शो दैट कि ये जो हमारा रीजन R है, जो रिंग शेप्ड एक रीजन है, वो रीजन कैसा है? मल्टीपली कनेक्टेड है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सिंपल कर्व और मल्टीपल कर्व की। सिंपली क्लोज्ड कर्व, अ कर्व इज कॉल्ड simple closed curve if it does not cross itself। यानी कि अगर कोई कर्व हमने C ले लिया है, क्लोज्ड कर्व है, तो जाहिर सी बात है उसका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट कोइंसाइड कर रहा होगा। तो सपोज दैट हमने यहाँ से सोचा कि ये कर्व स्टार्ट हो
है और यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं पूरा एक कर्व का राउंड लगाऊं, पूरे एक राउंड में कहीं भी कर्व क्रॉस नहीं कर रहा है, खुद को क्रॉस नहीं कर रहा है, यानी कि ऐसा कोई भी पॉइंट कर्व का नहीं है जो कि पूरे एक राउंड में यानी इनिशियल से एंड पॉइंट तक पहुंचने में बाउंड्री के रिपीट हो रहा हो। देखिए हमने यहाँ से पहुंच के जब हमने यहाँ तक का एक राउंड लगाया तो कोई भी पॉइंट ऐसा कर्व का था नहीं जो ये रिपीट कर रहा हो। तो इस तरह के कर्व को हम सिंपल कर्व कहते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सेकंड इज मल्टीपल कर्व। अ कर्व व्हिच क्रॉसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड अ मल्टीपल कर्व। अब सपोज दैट मैं एक कोई ये पॉइंट ए ले लूँ यहाँ से और स्टार्टिंग कर दूँ, तो ये पॉइंट देखिए बी से होता हुआ जा रहा है, ठीक है कर्व, और उसके बाद जब ये रिटर्न हुआ देखिए ये कर्व, तो फिर से अगेन हमें ये बी वाला पॉइंट रिपीट हुआ, ए से शुरुआत करके एक राउंड कर्व सी के फिर से हमें ए पॉइंट तक पहुंचने में, चूंकि ये बी पॉइंट क्या है रिपीट हो रहा है, यानी कि कर्व क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है इसको। तो इस तरह के कर्व को हम लोग मल्टीपल कर्व कहते हैं, मल्टीपल क्लोज्ड कर्व। अब देखिए कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम हम लोग देखने जा रहे हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टू सॉल्व सम इंटीग्रल प्रॉब्लम्स। देखिए अब कह रहे हैं इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन and its derivative f dash z is continuous at each point within and on a simple closed curve C, then contour integration fz dz is equal to 0। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे हमने एक सिंपल क्लोज्ड कर्व C ले लिया, इस कर्व C में fz हर पॉइंट पे एनालिटिक है, fz का डेरिवेटिव जो है f dash z वो हर पॉइंट पे कैसा है, अगर कंटिन्यूअस है। तो कह रहे हैं कि इस कर्व के अलोंग, इस क्लोज्ड कर्व के अलोंग fz फंक्शन का जो इंटीग्रल होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। तो अब हम लोग कॉची इंटीग्रल फार्मूला के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और न्यूमेरिकल्स में कॉचीज थ्योरम को वेरीफाई भी करेंगे। हमारा क्वेश्चन है वेरीफाई कॉचीज थ्योरम by integrating e to the power iz along the boundary of the triangle with the vertices at the point 1 plus I, minus 1 plus I, minus 1 minus I। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फंक्शन के लिए, और जो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व ये ट्रायंगल से बनेगा जिनके वर्टिसेस दिए हुए हैं, उसके लिए हमें कॉचीज थ्योरम को वेरीफाई करना। तो सबसे पहले हम लोग अपना कर्व ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। फर्स्ट वर्टिसेस इज 1 plus I, that is this point will be 1, 1 and of course z will be 1 plus I। The second part is minus 1, 1, second point will be minus 1, 1 and z will be minus 1 plus I, and the third point will be minus 1, minus 1 and the point here minus 1 minus I। अब हम लोग इन सबको ज्वाइन कर लेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा एक क्लोज्ड कर्व जो टोटल है वो मिल गया C, मान लेते हैं इसका नाम ये ओरिजिन हो गया, और ये टोटल कर्व हमारा C है। इस पॉइंट को हम A लिख लेते हैं, ये B हो गया और ये हमारा C पॉइंट है। इस लाइन को अगर मैं CA लाइन को C1 कहूँ, इस AB लाइन को हम C2 कहें और BC लाइन को अगर हम कहते हैं C3, तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया जो कि सिंपल क्लोज्ड कर्व है बट ऑब्वियस है। और अब हमें जो ये फंक्शन e टू द पावर i z है इसको वेरीफाई करना है इस कर्व के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन e टू द पावर i z कैसा फंक्शन है। जाहिर सी बात है कि थ्रू आउट कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर द इंटायर फंक्शंस। सो क्या हो गया कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं वो इंटायर फंक्शन होते हैं, यानी कि वो एनालिटिक होते ही होते हैं।
तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो इस सिंपल क्लोज्ड कर्व में ये एनालिटिक रहेगा फंक्शन। दूसरी कंडीशन क्या थी कि एफ जेड का जो डेरिवेटिव होगा, दैट इज इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो आई ई टू द पावर आई जेड, ये अगेन ये एनालिटिक है तो जाहिर सी बात है फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा यानी कि कंटिन्यूअस होगा। तो ये फंक्शन इस सिंपल क्लोज्ड कर्व में एनालिटिक भी है, इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस भी है। तो बाय कॉचीज थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, कंटूर इंटीग्रेशन e टू द पावर आई जेड डी जेड विल बी 0। तो हमें कॉची थ्योरम से ये तो पता चल गया कि ऐसा होना चाहिए, बट अभी हमें ये कहना है कि वेरीफाई करिए कि अगर हम क्लोज्ड कर्व के अलोंग ये वैल्यू आए, इस फंक्शन का जब इंटीग्रेशन हम करें तो ये वैल्यू 0 ही आए। तो हमने सबसे पहले पूरे सी क्लोज्ड कर्व को C1 C2 C3 तीन पार्ट में बांट लिया था। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, C1 e टू द पावर आई जेड डी जेड प्लस C2 e टू द पावर आई जेड डी जेड प्लस C3 के अलॉन्ग इंटीग्रेशन e टू द पावर आई जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। तो मीन्स कि हमें ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, तीन पार्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, फिर C2 के अलॉन्ग, फिर C3 के अलॉन्ग इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालेंगे और फिर देखते हैं कि क्या इसका सम 0 आ रहा है या फिर इसका सम 0 से कुछ डिफर आ रहा है। अब हम C1 के अलॉन्ग यानी CA लाइन के अलॉन्ग सबसे पहला वाला इंटीग्रल पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए CA लाइन के का इक्वेशन, जो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, -1, -1 ये पॉइंट है 1, 1 तो 2 पॉइंट से होके जाने वाली लाइन की इक्वेशन अगर हम निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। इस समीकरण से, इस लाइन की इक्वेशन से जब हम ये पॉइंट निकालेंगे इसकी इक्वेशन, तो हमारी आ जाएगी y = x, ये हमारा आ जाएगा समीकरण। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करें या z की वैल्यू सबसे पहले निकाल लें तो z = हो जाएगा x + iy होता है z इक्वल्स, ठीक है। तो अब z की वैल्यू क्या आ गई, x + ix, और अगर मैं कॉमन ले लूँ x को तो 1 + ix, ये हमारे z की वैल्यू आ गई। अब हम dz निकाल लें तो dz हो जाएगा 1 + i dx, ठीक है। अब चूंकि x के रिस्पेक्ट में हमने y को x से एलिमिनेट कर दिया तो हम x की लिमिट भी यहाँ देख लें, तो x -1 से +1 गया है, तो x goes to -1 to +1। चलिए इंटीग्रेशन C1 e टू द पावर आई जेड डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी -1 to 1 e टू द पावर i, और z की वैल्यू है आपकी 1 + ix, dz की वैल्यू आप लिखेंगे 1 + i dx। अब यहाँ पे देखिए 1 + i को तो हम बाहर बुला लेंगे, ये कांस्टेंट है, और e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर ax अपॉन e, तो ये यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। -1 to 1 लिमिट, अब ये 1 + i से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब i को हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, अब अपर और लोअर लिमिट रख के देखते हैं, देखिए क्या वैल्यू आ रही है। जब 1 हम रखेंगे तो e टू द पावर i -1 माइनस लोअर लिमिट e टू द पावर, जब यहाँ -1 रखेंगे तो ये -1 यहाँ आएगा, इस माइनस को अंदर जब भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, दैट इज 1 - i अपॉन में ये आपका i है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी C1 e टू द पावर आई जेड डी जेड की। अब हम
निकालेंगे अलोंग C2 जो था, और C2 कौन सी लाइन है? AB लाइन है। अब देखिए AB में क्या हो रहा है, AB में आपके x की वैल्यू 1 से -1 आ रही है, तो x वैरी कर रहा है 1 to -1। y की वैल्यू देखिए 1 फिक्स है, तो अब हम z जो क्या होता है हमारा x प्लस आई वाई, अब इसमें y की वैल्यू हम 1 फिट कर देंगे, तो z की वैल्यू x प्लस आई हमारी हो गई। और अगर यहीं पे हम dz भी निकाल लें तो दैट विल बी dx। बताइए, और अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे C2 e टू दी पावर i z dz। वैल्यूज रखते हैं अलोंग C2। देखिए आपका हमने इसको x के फॉर्मेट में चेंज किया, तो x की लिमिट 1 to -1 रख दिया गया, e टू दी पावर i, और z की वैल्यू है x प्लस आई। अब dz की जगह पे मैं dx रखूंगी, तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करती हूँ तो देखिए e टू दी पावर ax का इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax अपॉन a, तो यहाँ पे e टू दी पावर i x प्लस आई अपॉन x का कोफिशिएंट यहाँ पे i है, तो अपॉन में i आ गया, सॉरी प्लस 1 to -1। अब इसमें अगर हम वैल्यूज इसकी पुट करके देखते हैं अपर और लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ये तो कांस्टेंट है अलग लिख लिया, e टू दी पावर i -1 प्लस i माइनस, अब लोअर लिमिट दैट इज यहाँ 1 रखेंगे, e टू दी पावर i 1 प्लस आई। अब इसमें अंदर i का मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो देखिए क्या आ रही है वैल्यू, i का मल्टीप्लाई करेंगे -i, और i स्क्वायर ये हो गया, ये -1 हो जाएगा, दैट इज e टू दी पावर -1 -i माइनस, यहाँ पे i का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का i, और ये -i स्क्वायर प्लस i स्क्वायर यानी -1, तो e टू दी पावर -1 प्लस i अपॉन, ये आपकी वैल्यू आ गई C2 के अलोंग गिवन इंटीग्रल फंक्शन के इंटीग्रेशन। अब हम लोग BC के अलोंग देखेंगे, C3 कर्व के अलोंग कि क्या वैल्यू आ रही है। ये एरो मेरे से बाय मिस्टेक लग गया, या एक एंटी क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में एरो चलेगा, तो ये BC लाइन के अलोंग अगर हम देखें तो यहाँ x की वैल्यू देखिए फिक्स है -1, और y वैरी कर रहा है 1 से -1। तो अब z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आई वाई, यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स है तो हमने यहाँ रख दिया z इज इक्वल टू -1 प्लस आई वाई, और अगर हम dz निकालना चाहें तो हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, i dy। तो चलिए C3 के अलोंग हम वैल्यू निकालना है e टू दी पावर i z dz की। तो जब ये वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू तो वैरी कर रही है 1 to -1, z की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे कितनी, -1 प्लस आई वाई, और हम dz की वैल्यू जो है वो रखेंगे यहाँ पे i dy। तो ये i वैल्यू तो हमारी सबसे आगे आ गई, e टू दी पावर इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो i -1 प्लस i y। अब हम जब इसका देखिए अपॉन में वैल्यू रखेंगे तो i का कोफिशिएंट देखिए हो गया i स्क्वायर यानी कि -1 हो जाएगा अपॉन में, और लिमिट हो गई इसकी 1 to -1। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं, देखिए ये माइनस हमने बाहर बुला लिया -i, और जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे y की जगह पे -1, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर i -1, यहाँ -1 रखने पे ये -i हो गई वैल्यू, और साथ में लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो ये हो गया e टू दी पावर i -1 प्लस i। अब देखिए हम इसको अपॉन में i बना लेते हैं, अगर तो हम क्या करें, i से मल्टीप्लाई i से डिवाइड करें, तो ये i स्क्वायर हो जाएगा i से मल्टीप्लाई करने पे, और -i स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, तो ये हो गया अपॉन में
आई, और इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस, ये माइनस कितना आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, दैट इज ये +1, और ये माइनस आई हो गई वैल्यू। यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये माइनस आई हो गया। तो यानी कि C3 के अलाउंग जो हमारा कर्व है उसकी वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हमने ये तीनों इंटीग्रल ऐड किए और इनकी जो वैल्यूज है उनको ऐड कर लिया, आई कॉमन ले लिया, तो देखिए क्या आएगा, e टू द पावर i -1 पॉजिटिव में, e टू द पावर i -1 नेगेटिव में, ये कैंसिल आउट, माइनस का e टू द पावर 1 - i, प्लस का e टू द पावर 1 - i कैंसिल, प्लस का e टू द पावर -1 - i, माइनस का e टू द पावर -1 - i कैंसिल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉमन में, कंटूर इंटीग्रेशन e टू द पावर i z dz, वैल्यू आ गई 0। तो ये कॉचीज थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉचीज थ्योरम को वेरीफाई करने देखा। अब आज मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ जो सेम पैटर्न पे है, और आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए कि आपसे वेरीफाई हो पा रहे हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल्स या नहीं। योर क्वेश्चन इज वेरीफाई कॉचीज थ्योरम बाय इंटीग्रेटिंग द फंक्शन जेड क्यू एंड बाउंड्री जो सिंपल क्लोज्ड कर्व की है, उसके ट्रायंगल है, उसके और वर्टिसेस दिए हुए हैं आपको। ये सेम सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका। और यहाँ पे देखिए जेड क्यूब कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी इंटायर फंक्शन होते हैं, तो एफ जेड जो रीजन होगा उसमें एनालिटिक होगा। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करती हूँ, एफ डैश जेड निकालती हूँ, तो 3z² आएगा, विच इज अगेन अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल तो होते ही हैं, तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही, दैट इज एफ डैश जेड कंटिन्यूअस भी होगा दिए गए कर्व में। तो बाई कॉचीज थ्योरम आप लिख सकते हैं कि कंटूर इंटीग्रेशन z³ dz इज इक्वल टू 0, और सेम वेज आप इसे 3 पार्ट में तोड़ेंगे। और इन तीनों पार्ट की वैल्यूज निकालेंगे अलोंग C1 C2 C3 करके, और जब ऐड करेंगे तो देखिएगा आपको 0 मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन लगाने में आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। और नेक्स्ट हम लोग कॉची इंटीग्रल फार्मूला पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट